वेलकम बच्चों। प्लेन की बातों को फिर और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, टूवर्ड्स एंड की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग पुट करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। कि किसी पॉइंट से अगर हम एक प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो परपेंडिकुलर कहाँ पे आके प्लेन को मीट करेगा। ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट। वहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो दिस एंगल इज कितना, 90 डिग्री। तो वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो किस पॉइंट पर प्लेन को आके मीट करेगा, इस बारे में बातचीत करनी है। ठीक है, वही हेडिंग है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। तो ये पॉइंट के बारे में बातचीत करें। इस चीज़ को हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, हम लोग इस चीज़ को एक वर्किंग की तरह लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए देखो करना क्या होगा, जैसे हमें दो चीज़ें पता होंगी, पहले हम इलेबोरेट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे, उसको एक बार स्क्रीन रोक के खुद से कोशिश करना, आराम से कर लोगे। हमें दो चीज़ें पता होगी, एक तो प्लेन का इक्वेशन पता होगा और ये वाला पॉइंट पता होगा। प्लेन का इक्वेशन और ये वाला पॉइंट पता होगा, और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना रहेगा इस पॉइंट से प्लेन पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, किसका किसका, यहां से इस वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर गिर रहा है उसका और इस प्लेन का। मतलब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये जो प्लेन दिया हुआ था, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। मानते हो? वही क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस प्लेन को और इस लाइन को सॉल्व करना है। प्लेन तो दिया हुआ ही है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन कुछ और नहीं बल्कि प्लेन पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। बोलो सही है? तो ये लाइन कुछ और नहीं बल्कि प्लेन पर नॉर्मल होगी। तो जो प्लेन की इक्वेशन जब हमें दे ही देगा तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही तो इस लाइन का क्या बनेगा, डी आर बनेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में जो हमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स मिलेंगे, जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिलेगा प्लेन की इक्वेशन में, वही इस लाइन के लिए डी आर का काम करेगा, क्योंकि दिस लाइन इज ऑल्सो अ नॉर्मल टू द प्लेन। सही है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख पाएंगे, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन से जो हमें डी आर मिलेगा, जो ए बी सी मिलेगा, वो एक्चुअल में इस लाइन का डी आर होगा, और ये पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन होगा हमें। तो हम क्या कर पाएंगे, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख पाएंगे, और प्लेन की इक्वेशन तो गिवन ही है, तो हम लोग दोनों को बिल्कुल सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो सही है? लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 357. Find the foot of perpendicular dropped from 357 to the plane 2x plus y plus z is equal to 0. ठीक है, find the foot of perpendicular dropped from 357 to the plane 2x plus y plus z is equal to 0. करो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको पता हो गया है ना, ये पॉइंट मालूम हो गया। कितना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, 357 दे दिया। ठीक है, और क्या बता दिया, प्लेन की इक्वेशन भी बता दिया। दिस इज 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 0। तो प्लेन की इक्वेशन भी पता होगी। बताओ, क्या हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं? कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन का जो डी आर होगा वो कितना होगा, 2, y के साथ कितना है 1, z के साथ कितना है 1, तो इस लाइन का डी आर कितना होगा, 2 1 1 होगा। ए बी सी यही होगा, 2 1 1, जो प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, वही इस लाइन के लिए डी आर बनेंगे।
तो 2 1 1 इस लाइन का डी आर हो गया, बिकॉज दिस लाइन इज नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये जो परपेंडिकुलर है कहाँ से पास हो रहा है, 3 5 7 से। तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, 3 5 7 से पास होने वाली लाइन, तो x माइनस 3 बाई समथिंग बाद में लिखते हैं, y माइनस 5 बाई समथिंग अभी लिखेंगे, z माइनस 7 बाई समथिंग अभी लिखेंगे। नीचे डी आर रखना है, कितना है 2 1 1 है, तो रख दो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ भी कितना 1 हो जाएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इस वाली लाइन की इक्वेशन, और ये प्लेन है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, बस दोनों को अब सॉल्व कर लो। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअल में क्या होगा, किसी न किसी लैम्डा के लिए लाइन पर होगा या नहीं होगा, इस लाइन पर हर पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ लैम्डा होगा, इस लाइन पर हर पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ लैम्डा होगा। तो इस पॉइंट के लिए जो कि प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके लिए भी तो कोई ना कोई लैम्डा होगा। तो मान लेते हैं कि कोई लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो लैम्डा हो गया। तो अब हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन पर लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कितना होगा देखो, तो 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 7। बोलो, तो 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 7, ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में। अभी हमने लाइन की हेल्प से लिखा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, खाली लाइन पे तो नहीं है ना, इसको किस पे और होना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने के लिए प्लेन पर भी होना है। तो प्लेन की इक्वेशन पे इसको क्या करें, रख दिया जाए। तो प्लेन की इक्वेशन कितनी है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, रख दो। तो 2x, तो यानी 2 टाइम्स इतना, यानी 4 लैम्डा प्लस कितना 6, 2x हो गया, प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना 2 लैम्डा हो गया, और 5 प्लस 7 कितना हो गया 12 हो गया, इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, नाउ 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, 6 लैम्डा बराबर माइनस 18, इट मीन्स लैम्डा इज कितना -3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -3, मतलब लाइन पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस लैम्डा की वैल्यू के लिए मिलेगा, -3 के लिए। तो लैम्डा -3 यहाँ पर यूज कर लें, या यहाँ पे करो, या फिर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर ही रखे हो, यहाँ पे डायरेक्टली रख दो -3। तो ये कितना आएगा, -3 रखने पे 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 यानी -3, -3 प्लस 5 कितना हो गया 2 हो गया, कॉमा z कोऑर्डिनेट कितना आएगा 7 -3 कितना 4 आ गया। सो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, कितना आ गया, यही आ गया -3 2 और 4, ऊपर जगह नहीं है तो ये एरो से दिखा दिया कि दिस पॉइंट इज हैविंग कोऑर्डिनेट -3 2 और 4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बेसिक वर्किंग कितनी सिंपल सी है देख रहे हो। तो यही काम हम करके तुरंत फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने किया। ठीक है, अब इसमें हम 2 बातें और करेंगे, 2 बातें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे बिल्कुल। अब इसमें हम 2 बातें और करेंगे। एक तो ये कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 3 5 7 टू दिस प्लेन, कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, ये कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर की लंबाई चाहिए। तो क्या करें, तो एक तो तरीका ये है कि हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा दें, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं किसके किसके बीच में, 3 5 7 और -3 2 4 के बीच में। ठीक है ना, तो अगला पार्ट लिख लो कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 3 5 7 टू दिस प्लेन, फ्रॉम 3 5 7 टू दिस प्लेन, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें, तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा दें, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दें।
दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, रूट ओवर 3 और -3 का डिफरेंस कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 7 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 36 9 कितना 45 और 9 कितना 54, तो रूट ओवर 54 इज द डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जो कि एक्चुअल में क्या है, जो चीज़ हमने पूछी वो क्या थी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 357 टू दिस प्लेन, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट 54 आ गया। ठीक है, फर्दर चाहो तो और सॉल्व कर लो, रूट 54 का मतलब कितना हुआ, कुछ होगा ना, 3√6 आएगा, 3 टाइम्स √6, सही है, 9 इंटू 6 हो गया और 9 बाहर आगे 3 बन गया, तो 3√6। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 357 टू दिस प्लेन। बोलो सही है, बढ़े आगे। अब देखो एक चीज और, कि जब हमको सीधे सीधे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा, सीधे सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना पूछे, सीधे हमसे क्या पूछे, परपेंडिकुलर की लंबाई पूछे, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसका फुट निकाल के फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, ये नहीं करना है, समय की बर्बादी है। ठीक है, हमने इस तरीके से इसलिए कराया क्योंकि अब जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला है। अब हम वो जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो फॉर्मूला इस वर्किंग से डिराइव हो जाएगा, जो वर्किंग हमने यहां पर तुम्हें दिखाई, किसके लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के पीछे की वर्किंग हम ये अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो जनरल फॉर्मूला भी हम लोगों को डिराइव होके मिल जाएगा। अब देख जनरल फॉर्मूला क्या है उसको देखना। ठीक है, ये सब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये सब हम हटा रहे हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है कि जैसे कोई भी जनरल प्लेन ले लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द जनरल प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल प्लेन है और इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किस पॉइंट से, x1 y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो जो परपेंडिकुलर गिरेगा इसकी जो लंबाई है, लेट इज मान ले कुछ भी, इट इज d1, कुछ भी मान लेते हैं कि ये लंबाई d1 है, या l ले लो, l अच्छा लगेगा ना, l फॉर लेंथ, तो मान लेते हैं लंबाई l है। तो l के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है l इज इक्वल टू, जैसे लाइन में होता है, जैसे 2 डायमेंशन में होता है कि पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस के लिए लाइन बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस उसमें एक टर्म और बढ़ जाएगा। तो वहां पे क्या होता था 2 डायमेंशन में, ax1 प्लस by1 प्लस c, यहां पर क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। न्यूमरेटर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 डायमेंशन में था, डिवाइडेड बाय, वहां पर क्या होता था 2 डायमेंशन में, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना c स्क्वायर, इस पूरे का क्या मॉड। दिस विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। और एक्चुअल में ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कैसे, जैसे हमने अभी तुम्हें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करवाई, कैसे कि इस प्लेन की इक्वेशन पता है, इस प्लेन की इक्वेशन पता है, तो इस लाइन का हमको dr पता है, परपेंडिकुलर का dr पता है कितना, a b और c, इस परपेंडिकुलर का dr हो गया a b c। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इस लाइन का dr पता है a b c और एक पॉइंट पता है लाइन पर x1 y1 z1। तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद वही काम जो यहाँ किए, पहले ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करें, है ना, ये पॉइंट किसी न किसी लैम्डा के लिए लाइन पर होगा,
तो पहले लाइन पर लैम्डा के टर्म्स में कोऑर्डिनेट लिख के फिर प्लेन को सेटिस्फाई कराते हैं। बिल्कुल वही वर्किंग जो भी हम किए थे, वही काम, बस यहाँ पे सब कुछ कॉन्स्टेंट्स थे और यहाँ पर सब वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स वगैरह A B C x1 y1 z1 ये सब दिख रहा है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। और वहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट था तो वहाँ पे एक फील गुड फैक्टर चल रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये सब वेरिएबल्स में काम हो रहा है ना, सारे ABC x1 y1 z1 इन सब पे बातचीत हो रही है। बाकी वर्किंग वही फॉलो करके हम इस फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बोलो सही है, समझ में आई बात? अब इस फॉर्मूले को डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ करो तो मान लो यही क्वेश्चन ये होता कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पूछा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा तब तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा ना, और वो कैसे निकाला हमने ऑलरेडी बात की है। बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे पूछ रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो कि 357 को इस पर रख दिया जाए, है ना। सबसे पहले तो इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए प्लेन की इक्वेशन में, जैसे 2 डायमेंशन में भी वही करते थे। अगर कोई भी कांस्टेंट राइट साइड में है तो सब कुछ उठा के किधर ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, है ना। तो वही काम हमें करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो हमने उसी फॉर्म में दिया ही है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी इक्वल टू 0 का फॉर्म है। तो 357 x1 y1 z1 है, x को x1 से x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 रख दिया जाए। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है हमको। तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 2 3 6, फिर y की जगह 5, z की जगह 7, तो 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया, बाई रूट ओवर कितना, a² + b² + c², यानी 4 + 1 5 + 1 6, यानी √6 का मॉड। ठीक है, √6 है, ये बहुत ज़्यादा ही घूम गया। ठीक, तो 18/√6 वही आ जाएगा, 3√6 आ जाएगा। समझ में आई बात कि अगर हमसे डायरेक्टली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा तभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला जो अभी लिखे थे उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब तो ये 2 बातें हुई। एक बात हुआ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला, अगर वो पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। दूसरा बात हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, पॉइंट का जब फुट पॉइंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्लेन पे तो वो प्लेन को कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात अब आती है कि अगर हमसे इमेज पूछेगा, इमेज लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ 357 इन द प्लेन मिरर 2x + y + z = 0। इमेज निकालनी है अगर, तो क्या करेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के रास्ते चले जाओ। ठीक है, तो जैसे यही पॉइंट है, हम लोगों ने ये फुट तो निकाल ही लिया है, ये वाला फुट, ये फुट कितना आया है, -324 आया ना, ये फुट आया -324। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो फुट हमको मिल चुका है। हमसे पूछा क्या है, इमेज पूछा है। तो इमेज कहाँ होगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है उतना ही दूर इमेज भी और होगी फर्दर। ठीक है ना, मतलब मिरर विल बी कहाँ पे, मिड पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है मिड पॉइंट बनेगा। तो 357 और -324, और ये मान लेते हैं दिस इज कुछ भी मान लो, x0 y0 z0 मान लो। तो 1:1 का रेशियो, ये जो पॉइंट है -324, ये मिड पॉइंट होगा किसका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 357 और x0 y0 z0 का। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो x0 + 3/2, x0 + 3/2 ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हुआ सेक्शन फॉर्मूला से, और वो x कोऑर्डिनेट दिया कितना है, -3, जो अभी हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाला है -3। तो यहाँ से x0 आ गया कितना, -9 आ गया। देखो x0 इज -9। सिमिलरली y0 + 5/2, y0 + 5/2 ये कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना निकाले हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, 2 निकाले हो, 2। दिस इंप्लाइज y0 इज इक्वल टू 4 - 5 -1, तो y0 आया -1।
सिमिलरली Z0, तो Z0 प्लस 7/2, ठीक है, तो Z0 प्लस 7/2 इज इक्वल टू कितना, 4। दिस इंप्लाइज Z0 इज इक्वल टू कितना, 1। तो कोऑर्डिनेट क्या बना इससे, ये x0 है, ये y0 है, Z0 है, कोऑर्डिनेट आया -9, -1 और -1, -9 -1 1, ये कोऑर्डिनेट आया इमेज का। तो हमें 357 की इमेज मिल गई प्लेन मिरर में, जिसका कोऑर्डिनेट है -9 -1 और 1। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कहीं कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछोगे, अदरवाइज बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे, है ना। लिखो फिर ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट दिया है 7 14 5 और प्लेन की इक्वेशन दी है 2x + 4y - z = 2। यहाँ पर भी हमें वही 3 काम करने हैं, बट पहला काम करो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पहले ये मान के चलें कि और कोई पार्ट नहीं है, सीधे सीधे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, तो एग्जाम में ऐसा हो तो क्या करोगे, तो सीधे फॉर्मूला यूज़ करोगे, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालोगे। तो पहले डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। उस पॉइंट से इस प्लेन पर क्या गिरा रहे हो, परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे पुट कर दें, बट उसके लिए क्या करना होगा, पहले 2 को उधर लेके जाए, क्योंकि सब कुछ LHS में आ जाए और RHS इक्वल टू में RHS क्या दिखे, 0 दिखे, तो ये -2 हो जाएगा, 2 उधर जाके, तो -2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब पुटिंग करी जाए तो करके देखो एक बार, स्क्रीन रोक के, कितना आ रहा है आंसर। तो 2 × 7 कितना, 14, प्लस y की जगह 14 रखोगे, 4 × 14 कितना, 56, और z की जगह 5 रखोगे तो -5, और ये -2 पहले से है, तो ये हमने ax1 + by1 + cz1 + d हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे कितना, √a² + b² + c², तो a² कितना 4, तो रूट के अंदर 4 + b² कितना 16 + c² कितना 1 का मॉड। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो गया, 70 - 5 65 - 2 63, तो ऊपर हो गया 63 बाई नीचे हो गया √21 इज इक्वल टू कितना, 3√21 आएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, 3√21 यूनिट्स। बोलो ठीक है, ये होगी परपेंडिकुलर की लंबाई जो कि इस पॉइंट से इस पर ड्रॉ किया जाएगा, उसकी कितनी, 3√21। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। अगला पार्ट ये है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस प्लेन पर जब परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो प्लेन को किस जगह जाके मिलेगा, वो पॉइंट का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, है ना। कोशिश करो अब एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, और फिर हम लोग डिस्टेंस फिर कैलकुलेट करके देखेंगे 3√21 आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक प्लेन ऐसे ही बना लेते हैं, प्लेन का छोटा सा पार्ट समझने समझाने के लिए। नाउ दिस इज पॉइंट कितना, 7 14 और 5, यहाँ से परपेंडिकुलर जो गिरा रहे हो, ये पॉइंट को कहाँ मिल रहा है, ये कोऑर्डिनेट बताना है हमको, है ना, ये वाला। इस लाइन का dr पता है, परपेंडिकुलर का बिल्कुल पता है, क्योंकि हमें नॉर्मल का dr पता है, प्लेन पे जो नॉर्मल है उसका dr कितना है, 2 4 -1, तो इसका dr है 2 4 -1। वही काम करना है, क्या करोगे, पहले लाइन की इक्वेशन लिखोगे और फिर प्लेन के साथ सॉल्व कर दोगे। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x - 7 14 5 से पास कर रहा है, बाई dr का पहला पार्ट कितना है, 2 है, इज इक्वल टू y - 14, dr का दूसरा पार्ट कितना है, 4 है, इज इक्वल टू z - 5, dr का तीसरा पार्ट कितना है, -1 है। बोलो ठीक है ना। तो ये हो गई लाइन की इक्वेशन, दिस इज 14, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। अब ऑब्वियसली कि ये वाला पॉइंट किसी न किसी लैम्डा के लिए तो इस लाइन पे है ही ना, किसी न किसी लैम्डा के लिए तो होगा। तो अभी वो लैम्डा पता नहीं है, बस लिख लेते हैं कि लैम्डा के बराबर किसी न किसी लैम्डा के लिए होगा। ठीक है, ये चीज़ किसी न किसी लैम्डा के लिए हमें वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट दे देगा। तो
लैम्डा ले लिया। नाउ कोऑर्डिनेट लिख लो लाइन की इक्वेशन से लैम्डा के टर्म्स में इस पॉइंट का, और फिर ये पॉइंट चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो सिर्फ लाइन पे नहीं बल्कि किस पे भी होगा, प्लेन पे भी। तो उस कोऑर्डिनेट को प्लेन पे भी क्या करवा देंगे, सेटिस्फाई। तो कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है, 2 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 14 और 5 माइनस लैम्डा। बोलो सही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है उस पे हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है, बट एक्चुअल में वो पॉइंट किस पे, प्लेन पर भी है। तो ये जो पॉइंट है इसको भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, वहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो 2x यानी इसका डबल कितना होगा, 4 लैम्डा प्लस 14 प्लस 4y, इसका 4 गुना 4y, तो 4 4 16 लैम्डा प्लस 56 होगा, माइनस z यानी माइनस ऑफ दिस, तो -5 प्लस लैम्डा और -2 इज इक्वल टू कितना, 0। इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू देखो क्या आ रही है, सारे लैम्डा देखे जाएं, 4 लैम्डा 16 लैम्डा कितना हो गया, 20 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना, 21 लैम्डा। तो 21 लैम्डा, ये 14 ये 56 कितना हो गया, दोनों ऐड होके 70 हो गया, -5 65 हो गया, -2 63 हो गया, तो प्लस 63 है ना, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा कितना आ गया यहाँ से, -3 आ गया। बोलो ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन पर लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मिलेगा, -3 पर। तो ये कोऑर्डिनेट लिखा था हमने, यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा की जगह कितना, -3, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पुट करो -3, तो कितना आ रहा, -3 पुट करने पे 2 इंटू -3 -6 और 7 -6 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 कॉमा 4 इंटू -3 कितना, -12 और प्लस 14 यानी 2 हो गया, और 5 माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो गया, तो 5 + 3 कितना, 8 हो गया, ये हो गया। सो कोऑर्डिनेट -3 के करस्पॉन्डिंग हमें जो पुट करने पे वैल्यू मिली है वो 1 to 8 मिली। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 to 8। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ गया 1 to 8। अब अगर चाहो तो जो हमने पिछला पार्ट किया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला, उसको क्रॉस चेक कर लो कि क्या वाकई में ये लंबाई वही आ रही जो हमने डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाली थी। तो कैलकुलेट करके देखा जाए, 7 14 5 और 1 to 8 के बीच की डिस्टेंस, तो कितना होगा, √7 - 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 - 2 यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 - 8 -3 का स्क्वायर कितना, 9। तो कितना हो गया, 180 हो गया, ये 36 और 144 और प्लस 9 यानी 189 हो गया। ठीक है, और 189 का मतलब हो गया रूट के अंदर 9 × 21 हो गया ना, 189 को लिख सकते हैं 9 × 21। देखो तो 9 बाहर आ जाएगा और 3 बन के, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना मिला, 3√21। देखो वही आ गया जो फॉर्मूले से आया था। बोलो सही है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी वही आया और इतनी मेहनत करके भी वही आया। इसीलिए कह रहे हैं जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात होगी तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करोगे, न कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के रास्ते जाओगे। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछेगा तब ये काम करके कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे निकाला हमने 1 to 8, ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 to 8 ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आओ कि इस पॉइंट की हमें इमेज निकालनी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हो कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन मिरर, जिसकी इक्वेशन ये है, तो क्या करोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी निकल चुका है, बस इसी को एक लाइन और आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, एक्स वाई जेड मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लो, x0 y0 z0 मान लो, कुछ भी मान लो, बस मान लो। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया कि लेट अस से इट इज x, y, z।
नाउ 7 14 5 और x कॉमा वाई कॉमा जेड का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 1 2 8। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लोगे अब नहीं कर लोगे बताओ? कर लोगे ना? तो करके देखना ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 फिर -10 और 11। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना कि क्या जो इमेज आ रही है 7 14 5 की इस मिरर में, इस प्लेन मिरर में, वो -5 -10 11 है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरह की बातें हैं पॉइंट और प्लेन को लेकर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन मिरर। बोलो सही? तो बढ़े आगे हम लोग। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। बच्चों अभी हम लोग जो बात किए, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तुम्हें जो दूसरा अप्रोच बताया, वो अप्रोच जब डायरेक्टली हमसे केवल डिस्टेंस पूछ रहा है तो अंडरस्टूड है कौन सी डिस्टेंस बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। तो उसके लिए फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू जाने का कोई लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। गलत तो नहीं है, जानते ही हो, बट टाइम उसमें हमारा ज़्यादा जा रहा है। बट अगर डिस्टेंस सिर्फ ना यूज़ किया हो, सिर्फ ये ना कहे कि फाइंड द डिस्टेंस या फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों ही केस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें कौन सी डिस्टेंस मिल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिल रही है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा हो, कुछ और कंडीशन के तहत हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग 2 डायमेंशन में भी करते हैं क्लास 11th में, है ना, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये वर्ड हमने, ये 4 वर्ड्स हमने पीछे नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1 2 -1 फ्रॉम दिस प्लेन। 1 2 -1 और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता तब तो फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम लोग बाय डिफॉल्ट बताते, ठीक है ना। बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी आगे कंटिन्यू है। मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये प्लेन जो है, लेट अस से कि ये प्लेन है, ये वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन x + y + z = 1 है। ठीक है, ये वो प्लेन है और वो पॉइंट है 1 2 -1। मान लो दिस इज द पॉइंट 1 2 -1। अगर क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1 2 -1 फ्रॉम दिस प्लेन, तब तो हम सीधे यहां से क्या करते, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और फिर वो जो लंबाई आती परपेंडिकुलर की वही आंसर होता। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस पॉइंट और इस प्लेन की दूरी निकालनी है, पर इस लाइन के पैरेलल मूव करते हुए निकालनी है, इस लाइन के पैरेलल। तो ये लाइन क्या प्लेन पर परपेंडिकुलर है? देखो, क्या ये लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है? अगर होगी तब तो फिर बात ही नहीं, फिर तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही यूज कर देंगे, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल हमें मूव करना है, तब डिस्टेंस निकालनी है। तो ये लाइन का dr देखो कितना है, 2 -1 -2। इस लाइन का dr है कितना, देखो 2 -1 -2। और इस प्लेन पे जो नॉर्मल है उसका dr कितना है, 1 1 1। क्या 2 -1 -2 और 1 1 1 सेम dr है या अलग अलग है? अलग अलग है, मतलब ये लाइन इस प्लेन पर नॉर्मल नहीं है। अगर dr सेम होता तो भले ही क्वेश्चन हमें मिसगाइड करने की कोशिश करता, ऐसी लैंग्वेज और नई लाइन की इक्वेशन दे के भी, तब भी वो डिस्टेंस क्या होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती। बट अभी क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल का dr 1 1 1 है और इस लाइन का dr है 2 -1 -2, विच इज नॉट सेम एज 1 1 1। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर तो प्लेन पे नहीं है, तो कुछ होगी। मान लो ऐसी कोई लाइन है, लेट अस से ये लाइन ऐसे है, ये जो लाइन है सपोज ऐसे है, तो हमें इसी लाइन के पैरेलल मूव करना है। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल चलोगे, है ना, तो इस लाइन के पैरेलल चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, सही है। तो फिर जब प्लेन के साथ इंटरसेक्शन होगा
अब हमको ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। अब हमको ये डिस्टेंस, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उसके लिए हमें ये वाला पॉइंट चाहिएगा। ये तो पता ही है 1 2 -1 दे ही रखा है, हमें ये वाला पॉइंट अब चाहिएगा। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि इस वाली लाइन और इस प्लेन का क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? इस लाइन की बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पर ये पॉइंट पता है और इस लाइन का ध्यान से थोड़ा सा सोचो, इस लाइन का डी भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो जो इसका डी होगा वही डी इसका भी होगा। ठीक है ना? तो इस लाइन का हम क्या यूज करें? डी ले लें। ठीक है, इस लाइन के डी में क्या यूज होगा? इसका डी यूज होगा। तुम्हारे मन में डेटा देखकर कुछ विचार आ रहा होगा कि सर वहां पर 1 2 -1 लिखा है, वही पॉइंट तो यहां पर यूज किया है ना? देखो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 2 -1। ठीक है ना? बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर जो पॉइंट कह रहा है उसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन भी ली है, बट जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन जो हमें ड्रॉ करवानी है और जो दी हुई लाइन है दोनों लाइन सेम हो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अगर हम यहां पे चेंजेस भी कर दें ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने दोनों माइनस को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब बताओ, अब ये वाली लाइन में जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, क्या ये पॉइंट वही है जो वहां पे 1 2 -1 है? नहीं ना। अब फिर से सोच, फिर से नए तरीके से सोचो कि अब हमने जितना हमने जो समझाया वो जनरल अप्रोच से समझाया। ठीक है, भले ये पॉइंट से ही पास होने वाली लाइन दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से सोचो एक बार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 2 -1 ये पॉइंट है, यहां से हमें प्लेन की एक डिस्टेंस निकालनी है और वो डिस्टेंस कैसे निकालनी है? इस लाइन के पैरेलल जाते हुए। तो हमें क्या मतलब पड़ा है कि वो लाइन यही वाली लाइन होगी या नहीं होगी? हमें तो इस लाइन के लिए सिर्फ पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से पता ही है, हमें इस लाइन के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन लिखने के लिए डी की ही तो हेल्प लेनी है, और वो डी तो डिनोमिनेटर से मिलेगा ना। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर किस पॉइंट से पास होने वाली लाइन दी है, हमें क्या मतलब है? हमें तो नीचे से कंसर्न है, यहां से। हमें तो सिर्फ इसके लिए, इसकी इक्वेशन को पूरा करने के लिए हमें इसका डी चाहिए, और हमें इसका डी इस इक्वेशन में से डिनोमिनेटर वाला पार्ट देगा। तो भले ही चाहे ये लाइन दे, चाहे उसके पैरेलल कोई ये लाइन दे, चाहे ये लाइन दे, कोई भी लाइन दे, डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम होगा ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो तीनों का, ए बी सी, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। तो हमें वहां पे लाइन कोई भी दे दे, हमें उस लाइन से सिर्फ किसकी हेल्प लेनी है? डी की हेल्प लेनी है। तो डी हमें कितना मिल रहा है? 2 -1 -2। समझ में आई बात हम क्या कहना चाह रहे थे? कि हमने क्यों वहां पे उन दोनों माइनस को प्लस बना दिया, ताकि तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो जो पॉइंट दिया है उसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन यहां पे देगा। ये लाइन तो, ये तीन में से भी कोई भी एक लाइन यहां पे लिख सकता है, बट हमें उन लाइंस का सिर्फ क्या चाहिए? डी चाहिए, क्योंकि उसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करवानी है, तो लाइन का डी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में यहां पे कुछ भी रखे, कोई भी पॉइंट से पास करवाए, डिनोमिनेटर पार्ट जो प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो हमें जो डी बताता है, बस उसकी जरूरत है हमें। तो डी कितना है? 2 -1 -2। तो इस डॉटेड लाइन का डी भी कितना होगा? 2 -1 -2। बोलो ठीक है। अब लिख दो लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो कहां से पास हो रही है? 1 2 -1 से पास हो रही है। तो 1 2 -1 से पास होने वाली लाइन जिसका डी कितना होना है? 2 -1 -2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जो डी वाला पार्ट है वो कितना है? 2 -1 -2 है। सही है, तो हमने ये वाली लाइन लिख ली जो प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी फॉर सम लैम्डा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट लिख लो लाइन पर लैम्डा के टर्म्स में। बिल्कुल अब वही काम करना है जो पहले परपेंडिकुलर वाले में भी हमने करवाया था।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिल है, तो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 माइनस लैम्डा और माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का लैम्डा के टर्म्स में। बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द प्लेन, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड करते हैं तो 2 लैम्डा कट जाएगा, माइनस लैम्डा बचेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जुड़ेंगे तो 1 और माइनस 1 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये आया इज इक्वल टू कितना 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बोलो सही है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 1 आई। बस अब लैम्डा 1 आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो लैम्डा 1 आने पे पुट करेंगे तो कितना बनेगा 3 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 1 और माइनस 3, ये कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट का 3 1 और माइनस 3। तो हमें अब डिस्टेंस चाहिए किसकी किसकी 1 2 माइनस 1 और 3 1 माइनस 3। ठीक है, तो रूट ओवर ये हो गया एक पॉइंट 1 2 माइनस 1 और 3 1 माइनस 3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। 1 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 और 1 का डिफरेंस कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस 1 और माइनस 3 का डिफरेंस कितना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो रूट 9 हो गया इज इक्वल टू कितना 3। तो 3 यूनिट्स आएगी 1 2 माइनस 1 से इस प्लेन की डिस्टेंस, जब उस प्लेन की डिस्टेंस पॉइंट से मेजर होगी, नॉट परपेंडिकुलर बल्कि एक किसी लाइन के, इस वाली लाइन के पैरेलल जाते हुए जब मेजर होगी तब, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी 3 यूनिट्स। मतलब ये वाली जो लंबाई है दिस इज 3, ये लेंथ इज 3 यूनिट्स। बोलो सही है, समझ रहे हो बात। अब यहाँ पे हम कुछ भी रख दें ना न्यूमरेटर में, कुछ भी ऊपर हम कुछ भी रख दें, जैसे सपोज हम इस लाइन को बदल दें तो भी ये डिस्टेंस नहीं बदलने वाली, नीचे पर हम सेम रखेंगे ना। तो 2 माइनस 1 माइनस 2 था, अगर मान लो इक्वेशन को ये भी लिख देना x बाई 2 y बाई माइनस 1 z बाई माइनस 2, इसके भी पैरेलल चले जाए तो क्या ये डॉटेड लाइन की डायरेक्शन बदलेगी क्या? डॉटेड लाइन तो तब भी ऐसे ही ड्रॉ करनी होगी ना, क्योंकि dr हम नीचे देखो, इस लाइन का हम dr नहीं बदल रहे, तो बार बार हमें सेम ओरिएंटेशन की लाइन के ही पैरेलल मूव करना है, भले लाइंस बदल रही हैं। ठीक है ना। अब देखो ये लाइन क्या 1 2 माइनस 1 से पास हो रही है, क्या ये लाइन पास करेगी 1 2 माइनस 1 से? रख के देखो, ये तीनों रेशियो बराबर नहीं हो रहे, मतलब ये लाइन 1 2 माइनस 1 से पास नहीं हो रही। बट फिर भी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कितना 3 यूनिट्स, क्योंकि जो हम लाइन 1 2 माइनस 1 से ड्रॉ कर रहे हैं डॉटेड लाइन, उसकी डायरेक्शन अभी भी वही है जो इसकी जगह दूसरी इक्वेशन थी तब थी। तो डायरेक्शन नहीं बदल रही है, बिकॉज हम इस लाइन का इक्वेशन बदल रहे हैं बट dr नहीं बदल रहे, तो फाइनल आंसर बदलने वाला नहीं है। बोलो यार, समझ में आई बात? पढ़े आगे। तो अभी हम लोग किए हैं पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से, किसके पैरेलल? किसी लाइन के पैरेलल। एक क्वेश्चन अब और कर रहे हैं, पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे हम लाइन से। अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं, पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से किसी प्लेन के पैरेलल जाते हुए, पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से बट पैरेलल जाते हुए किसी प्लेन के। ठीक है, लिखो तो फिर अगला क्वेश्चन लिखे हम लोग। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम दिस लाइन। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है ना, हमने बोला था ना कि पिछले वाले में हम लोग पॉइंट की दूरी प्लेन से निकाले थे किसी लाइन के पैरेलल। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, पॉइंट की दूरी लाइन से निकाल रहे हैं प्लेन के पैरेलल। तो एक ऐसी समझाने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये प्लेन है और
ये कोई लाइन है, तो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है किससे? इस लाइन से, ठीक है। अगर ये सारी बातें नहीं होती, खाली पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से बोलता, तब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होती, बट मेजर्ड पैरेलल टू बोल दिया इस प्लेन, मतलब इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वो जो लंबाई आएगी वो नहीं चाहिए, हमें इस पॉइंट से इस प्लेन के पैरेलल चलना है। तो प्लेन के पैरेलल ऐसे चलोगे ना, ये चलेंगे प्लेन के पैरेलल, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। इस लाइन की इक्वेशन पता है, ये लाइन ये वाली है, तो पॉइंट की डिस्टेंस बोला है, दिस पॉइंट इज कितना 1 2 3, ये पॉइंट 1 2 3 है। इसकी डिस्टेंस हमें इस लाइन से निकालनी है, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, इससे निकालनी है। पर कैसे, वो कौन से डिस्टेंस? वो डिस्टेंस जो कि पैरेलल मूव करते हुए मिलेगी, किसके? प्लेन के। ये प्लेन ये वाला हो गया, तो इस प्लेन के पैरेलल देखो चल रहे हैं हम, और फिर लाइन को जहां जाके मिलेंगे पहले ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट पता ही है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ कैसे करें, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे वो पॉइंट? थोड़ा सा सोचो, स्क्रीन रोकिए एक बार, कि वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्या उसमें हम 3 वेरिएबल मान लें, x0 y0 z0? नहीं, 3 मानने की क्या जरूरत है, एक से ही काम हो जाएगा ना, लैम्डा ही काफी है उस पॉइंट को मानने के लिए। वो पॉइंट है किस पे? लाइन पे है ना, तो किसी न किसी लैम्डा के लिए तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मान लो वो वैल्यू लैम्डा है, तो क्या हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -λ -2, फिर 1 - 2 लैम्डा और 2 लैम्डा -1, ये बनेगा। -λ -2, 1 - 2 लैम्डा और 2 लैम्डा -1, ये बना, ठीक है, सही है। ये वो कोऑर्डिनेट है किस पॉइंट का? इस पॉइंट का। तो अभी हमने खाली कोऑर्डिनेट लिखा है, अभी पैरेलल वाली बात यूज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैरेलल वाली बात भी यूज कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैरेलल वाली बात यूज हो जाएगी। ये लाइन इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। ये लाइन इस प्लेन के क्या है? पैरेलल। ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। पैरेलल मूव कर रहे थे ना, देखो पैरेलल टू द प्लेन, तो ये पैरेलल मूव किया गया है ना प्लेन के, यानी ये जो लाइन हमें दिख रही है 1 2 3 और इस वाले पॉइंट को मिलाने वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो क्या होगा? जो नॉर्मल होगा प्लेन पे वो इस लाइन पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? जो प्लेन पर नॉर्मल होगा, जो प्लेन से परपेंडिकुलर उठेगा, वो इस लाइन पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी प्लेन से पास होने वाली जो नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री, उसको कैसे मैथमेटिकली यूज करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0। डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी 0। यही होता है ना परपेंडिकुलर के लिए। तो हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है? नॉर्मल का बिल्कुल पता है, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन पता है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है कितना? 1 2 -1। तो एक तरफ है 1 2 -1, ये एक तरफ, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया। और हमें किसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए? इस डॉटेड वाले लाइन का। डॉटेड वाली लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा? एक कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट भी पता है किसके टर्म्स में? लैम्डा के टर्म्स में, ये रहा। तो 1 2 3 और इसका क्या ले लें? डिफरेंस। तो किसी में से भी किसी को घटा दो, dr आ जाएगा। तो सपोज हम लैम्डा वाले में से उसको घटा देते हैं, तो ये क्या बनेगा? -λ -2 -1, यानी -λ -3, सही है। फिर 1 - 2 लैम्डा -2, यानी -1 -2 लैम्डा, और 2 लैम्डा -1 -3, यानी कितना? 2 लैम्डा -4। ये आया डॉटेड वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो। और ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इफ दिस इज a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2,
तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी 0। कर दो डॉट प्रोडक्ट 0, तो 1 इंटू इतना माइनस लैम्डा माइनस 3 ही रह जाएगा, 2 इंटू ये यानी -2 -4 लैम्डा बनेगा, और -1 इंटू इतना यानी -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो सही, कितना मिल रहा है यहां से? लैम्डा कितना बना फाइनली? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो सारे लैम्डा इकट्ठे कर लें, माइनस लैम्डा -4 लैम्डा कितना, -5 लैम्डा -2 लैम्डा यानी -7 लैम्डा, और -3 -2 -5 प्लस 4, तो -5 प्लस 4 कितना हो गया? -1 हो गया। सही है, तो यहां से लैम्डा आ गया कितना? -1/7। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/7। कर लोगे अब आगे नहीं कर रहे हैं ना, तो लैम्डा -1/7 आ गया। यहां पे पुटअप कर दोगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका? इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1/7 यहां रखने पे। ठीक है, और फिर 1 2 3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ ही चुका है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो लेंथ आएगी इस लाइन सेगमेंट की, मतलब डिस्टेंस ऑफ 1 2 3 फ्रॉम दिस लाइन आ जाएगा मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कहीं लग रहा हो कोई डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल पूछना, है ना। बढ़े आगे, हटाए इसको, लिखो फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पिछले वाला जो अभी क्वेश्चन किया उसका आंसर तो लिख लो। आंसर होगा उसका, सॉल्व करोगे ना तो टैली कर लेना, √1325 डिवाइडेड बाई 7, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकाली गई है प्लेन के पैरेलल मूव करके। ठीक है, ये आंसर है। अगली हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। फॉर्मूला उसका हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 डायमेंशन में होता है। ये कोई दो प्लेन है पैरेलल प्लेन्स, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, दोनों प्लेन कितना दूर है। तो उसके लिए क्या करना है, किसी एक प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट लेके, अब वो पॉइंट ले लिए प्लेन पर तो क्या बन गया, एक पॉइंट को ट्रीट करो, बाकी प्लेन भूल जाओ। उस पॉइंट से इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही तो होगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। बोलो सही कह रहे हैं कि अगर दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस चाहिए, पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, तो किसी एक प्लेन पर एक पॉइंट ले लो, अपने मन मुताबिक जो मन करे उस प्लेन पर बस होना चाहिए ना। तो किसी एक प्लेन पर एक पॉइंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो और उस पॉइंट से दूसरे वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, जिसका फॉर्मूला अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, है ना। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड, है ना। तो ये तो इन जनरल हम लोग काम बिल्कुल एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें और उस पॉइंट से दूसरे प्लेन की क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही दोनों प्लेन के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। एज अ फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा 2 डायमेंशन में था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, एक प्लेन होगा। अगर दो प्लेन पैरेलल है, कल ही हम लोग पिछले लेक्चर में जब बात कर रहे थे, इससे जो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, कि जब दो प्लेन पैरेलल हैं तो उसमें अंतर किस बात का है, सिर्फ d का अंतर है, ए बी सी तो सेम रहेगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0 एक प्लेन है, और दूसरा प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन और एक नीचे दूसरा प्लेन। तो ए बी सी जिस समय जब दोनों जगह सेम हो जाएगा, तब ए बी सी जब दोनों जगह सेम हो जाएगा, मतलब सेम बोले तो एग्जैक्टली सेम। पैरेलल के लिए तो अगर एक जगह 1 1 1 है और दूसरी जगह 2 2 2 है, एक इक्वेशन में सपोज ए बी सी 1 1 1 है
और दूसरी इक्वेशन में ABC की जगह 2 2 2 है, प्लेन पैरेलल तो तब भी है कि नहीं? बट जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो फॉर्मूला यूज करने से पहले दोनों ही इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, z का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। या तो 2 वाले को, मतलब सेकंड इक्वेशन में मान लो अगर ABC की जगह 2 2 2 है तो या तो सेकंड इक्वेशन को पूरी तरह 2 से डिवाइड कर दो ताकि 2 2 2 की जगह सब जगह 1 1 1 आ जाए, पूरी इक्वेशन ही डिवाइड करनी पड़ेगी। या फिर ऊपर वाली इक्वेशन जिसमें ABC की जगह 1 1 1 है बट नीचे वाली में 2 2 2 था, तो ऊपर वाली को दोनों साइड 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स x का, y का और z का दोनों जगह पहले क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब फॉर्मूला यूज करोगे। ये बातें 11th में भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने जब किए हैं तो 11th में भी हम लोगों ने ये सब बातें ध्यान रखी है। ठीक है, पैरेलल लाइंस खाली हो जाने से फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसका फॉर्म में x का कोफिशिएंट भी वहाँ पे सेम होता था और y का कोफिशिएंट भी वहाँ पे दोनों जगह सेम होता था, तो वो काम यहाँ पर भी करना है। अगर फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले x y z का कोफिशिएंट दोनों जगह, x का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए, दोनों जगह y का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए, दोनों जगह z का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए, तब एक जगह d1 मिलेगा और दूसरी जगह d2 मिलेगा। अब फॉर्मूला यूज होगा, दैट फॉर्मूला विल बी d1 और d2 का डिफरेंस बिल्कुल जैसा 2 डायमेंशन में था, वहाँ पे c1 माइनस c2 था, बाई वहाँ पे नीचे क्या था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला। उस पूरे का फिर क्या लेना है, मॉड लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला ये है। सही है, तो जैसे क्वेश्चन लिखे, एक लिखो, क्वेश्चन लिखा जाए 6x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक प्लेन है। और दूसरा प्लेन कर लेते हैं कुछ, लेट्स से 12x माइनस 6y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। बताओ ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं या नहीं है, थोड़ा देखो तो, क्या दोनों प्लेन पैरेलल हैं? दोनों का नॉर्मल का dr अगर सेम बन जा रहा है तो फिर पैरेलल है। तो इसका dr 6 माइनस 3 2 है, पहले वाले प्लेन के नॉर्मल का dr 6 माइनस 3 2, और दूसरे वाले का कितना है 12 माइनस 6 4। तो एक का है 6 माइनस 3 2 और दूसरे वाले का है 12 माइनस 6 और 4। तो अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दें नीचे वाले को भी, तो नीचे वाला ऊपर वाले में कन्वर्ट हो जा रहा है, या ऊपर वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाला नीचे वाले में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ये दोनों dr एक्चुअल में क्या है, सेम ही तो है। तो ये दोनों dr सेम है, मतलब दोनों का ही नॉर्मल क्या है, सेम है। इट मीन्स प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, इट मीन्स प्लेन्स आर पैरेलल। अब हम चाहते हैं फॉर्मूला यूज करें, बट हमने बोला फॉर्मूला यूज करने से पहले कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तब जो 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है तब बोलेंगे कि d1 और d2 है वो। अभी वो d1 d2 नहीं है। अगर ये सेम होता ना, 6 और यहाँ भी 6 होता, या यहाँ दोनों जगह 12 होता, उसी तरह y में और उसी तरह z में, तब बोलते कि जो दिख रहा है वो d1 और d2 है, तो फॉर्मूला यूज करते। अभी नहीं कर सकते। अब पहले सेम बनाओ, या तो ऊपर वाले पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो या नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, जो मन करे वो करो। तो अब नीचे वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 6x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। अब ये दोनों इक्वेशंस में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशंस में अब क्या बन गया, हर कोफिशिएंट x का सेम हो गया, y का सेम हो गया, z का सेम हो गया। इसलिए नाउ 1 and 3/2 फॉर्मूले के लिए d1 और d2 का काम करेंगे।
तो फॉर्मूला यूज़ कर लो। ऊपर क्या है, d1 माइनस d2 है, तो किसी को भी d1 किसी को भी d2 मान लो, क्योंकि बाद में तो मॉड लगाना ही है। तो 3/2 माइनस 1 कर लेते हैं, तो ऊपर कितना हो गया, हाफ हो गया, बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 36 प्लस 9, a स्क्वायर 36 हो गया, b स्क्वायर 9 हो गया, 45 प्लस 4 यानी 49 हो गया, 49 मॉड होगा, बट ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है तो मॉड भी यही आएगा। कितना हो गया, 1/14। सो 1/14 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ये जो एक्चुअल में दो प्लेन हमें दिए हुए थे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1/14 यूनिट है। बोलो सही है? इतनी दूरी आ रही है। ठीक है, तो फॉर्मूले से करना है तो कोफिशिएंट पहले दोनों जगह क्या बनाओ, सेम बनाओ, और फॉर्मूला ही यूज करने की आदत रखो। बाकी हमने जो बात कही थी कि फॉर्मूला एक्चुअल में हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, वो कैसे, जो हमने अभी तुम्हें बेसिक बात बताई कि एक्चुअल में होता क्या है। परपेंडिकुलर एक प्लेन पर पॉइंट ले लो और दूसरे प्लेन की उस पॉइंट से क्या मेजर कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी भी एक प्लेन पर देखो, अब हमने फिर से वापस वही फॉर्म रखा इक्वेशन का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्योंकि जब फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो हमें दूसरे वाले को हमने बदला था, उस फॉर्म को हटा दिया, वापस हम एक्चुअल इक्वेशंस पे आ गए। अब हम किसी एक प्लेन पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो तुम्हारा मन करे, सबसे अच्छा जीरो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना अच्छा पॉइंट लगेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो सपोज हम यहाँ पर x को भी 0 दे देते हैं, y को भी 0 दे देते हैं, पॉइंट ऐसा हो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी क्या कहेंगे कि वो पॉइंट उस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो मान लो हम पहले वाले प्लेन पे पॉइंट लेंगे और दूसरे प्लेन की उस पॉइंट से क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम x और y को 0 0 रख के z निकाल लेते हैं। तो x 0 दिए, y 0 दिए, तो पुट करो, तो z इस इक्वेशन के हिसाब से कितना आएगा, -½ आएगा। तो x 0 y 0 z आ गया -½ मतलब ये पॉइंट है ना इस प्लेन पे, क्योंकि हमने दो अपने हिसाब से देके तीसरा इक्वेशन से निकाला है। तो ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई, मतलब दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस प्लेन। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से कैलकुलेट कर लो। तो पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, तो पॉइंट उठा के x1 y1 z1 का काम कर रहा है, यहाँ रखना है। तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, y की जगह भी 0 रखेंगे तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, z की जगह कितना रखेंगे, -½ तो 4 × -½ कितना, 4 × -½ विल बी -2। तो ऊपर ये बना -2, ax1 + by1 + cz1 तक इतना आएगा, +3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 144 + 36 + 16 का मॉड इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर हो गया 1, नीचे देखो 196 आ रहा है रूट के अंदर, 144 और 36 180 + 16 यानी 196, तो रूट ओवर 196 हुआ, यानी 1/14 आ गया। सेम आंसर देखो, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेसिक अप्रोच हो गया, एकदम बेसिक हो गया कि किसी जो डेफिनेशन है कि यार दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो एक पैरेलल प्लेन के बीच की, तो किसी एक प्लेन पर एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से दूसरे प्लेन की क्या निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल प्लेन्स। देखो सेम आंसर आ गया, बट हम ये प्रेफरेबल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्टली क्या यूज़ करो, फॉर्मूला यूज़ करो। बट इस बात का ध्यान रहे कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, z का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। तब जो बचेगा वो d1 और d2 होगा, जब भी हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स निकाल रहे हो यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू
x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन के पैरेलल प्लेन चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 and at a distance of √3 units from it। हमें इसी प्लेन के पैरेलल प्लेन चाहिए, मतलब उसकी इक्वेशन चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे प्लेन्स होंगे, इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। कंडीशन एक साथ में और लगी है कि इस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन चाहिए वो प्लेन इससे कितना दूर होना चाहिए, √3 यूनिट्स अवे होना चाहिए। करो कोशिश, सिंपल सा है, कर ले जाओगे। इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का फॉर्म कैसा होगा, कल बात हुई थी हम लोगों की, है ना, प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल देखे हो इस बात को। इस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसका फॉर्म कैसा होगा, केवल अंतर किस पे आएगा, डी पे। तो इस प्लेन के पैरेलल जो भी प्लेन, जितने भी प्लेन होंगे उन सभी का फॉर्म ये होगा प्लस k इज इक्वल टू 0। शुरू के 3 टर्म एज इट इज, -5 की जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट बदलता जाएगा, तो इस प्लेन के पैरेलल नए नए प्लेन्स मिलते जाएंगे। तो ये भी ये पैरेलल प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन का जनरल फॉर्म हो गया। एज पर द क्वेश्चन इन दोनों प्लेन के बीच में एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √3 यूज कर। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट ऑलरेडी x का सेम है, y का सेम है और z का भी सेम है, इसलिए बिल्कुल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक d1 है और एक d2 है, तो d1 और d2 का डिफरेंस ऊपर होगा, तो k माइनस ऑफ -5 कितना हो गया, k प्लस 5 हो गया, डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। तो a b c तीनों ही 1 1 1 है, तो अंदर कितना बनेगा रूट के 1 + 1 + 1 यानी 3 का मॉड जरूर लगाओगे। डिस्टेंस बराबर कितना है, √3 दिया है। इट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ k प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो k प्लस 5 कितना हो गया, या तो +3 या -3। तो k कितना हो गया, -2 या -8। तो k की दो वैल्यू आई, -2 और -8। इसलिए ऐसे दो आंसर्स होंगे, दो ऐसे प्लेन होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड -8 इज इक्वल टू 0। ये दो आंसर हुए। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए कि कोई एक प्लेन हमें दे रखा है और इस प्लेन से मान लो 1 यूनिट अवे या 2 यूनिट, कितना ही यूनिट्स कहे, इस प्लेन से इसी के पैरेलल सपोज 1 यूनिट अवे चाहिए, तो एक इस प्लेन के ऊपर होगा 1 यूनिट अवे और एक इस प्लेन के नीचे होगा 1 यूनिट अवे। तो ऐसे टोटल कितने प्लेन्स हुए, एक ऊपर और एक नीचे। ये तो यहाँ पर हम समझाने के हिसाब से ऊपर नीचे कह रहे हैं ना, बट मिला कितना, दो ना, एक साइड मिलेगा तो दूसरा दूसरी साइड मिलेगा फॉर द गिवन प्लेन। इसलिए नंबर ऑफ ऐसे प्लेन्स कितने होंगे, 2 होंगे, इसीलिए हमें 2 आंसर मिला है। अगर मॉड नहीं लगाओगे तो 2 में से एक आंसर मिलेगा, दैट विल बी पार्शियली करेक्ट। इसलिए मॉड तो वैसे भी हमें लगाना ही था, क्योंकि मैथमेटिकली अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, डिस्टेंस है तो मॉड होगा, और इसीलिए मॉड की वजह से हमारा सही आंसर भी आ रहा है। तो मॉड करोगे तो आंसर पार्शियल मिलेगा, फिर दोनों प्लेन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब बात है। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसको लिख लो, फिर बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना 3D ख़त्म करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस डायरेक्टली डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी है, पर हम प्लेन की जो इक्वेशन दे रहे हैं वो वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं और कुछ नहीं है। तो r.3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 1 कर लो, और r.3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -2 कर लो। ठीक है, ये काम करो, -20 कर लो। चलो
इन दोनों प्लेन के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, कार्टेशियन फॉर्म में फटाफट कन्वर्ट कर लो दोनों को, बहुत देख लो जल्दी से। वेक्टोरियल फॉर्म में बहुत मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें इसका फॉर्मूला भी अलग से रट लिया जाए, है ना। तो सीधे 1 मिनट लगेगा, फटाक से आंसर बता दोगे। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख के डॉट लेंगे, तो पहला प्लेन क्या बनेगा 3x प्लस 6y माइनस 2z माइनस 1, 1 उधर जाएगा ना, -1 = 0। ये हो गया पहला प्लेन। दूसरा प्लेन यहाँ से आएगा 3x प्लस 6y माइनस 2z, और ये -20 उधर जाके कितना बनेगा +20 = कितना 0। हो गए दोनों प्लेन। देखो दोनों प्लेन कैसे हैं, पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल, दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि उसी फॉर्म पे आए, 3 सेम, 6 सेम, -2 सेम, इसलिए एक d1 है और एक d2 है। तो ऊपर क्या d1 d2 का डिफरेंस, तो 20 और -1 का डिफरेंस कितना होगा 21 होगा, डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। a² कितना हो गया 9, 6² कितना हो गया b² 36, तो 9 36 कितना 45 और 4 कितना 49 का मॉड कितना हो गया 3 आ गया। मतलब इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट्स है। बोलो समझ में आई बात? तो यहीं पे रखते हैं इस आज तक की इस लेक्चर की बातों को यहीं पे रोकते हैं। और इसके बाद अब छोटी छोटी 2-4 चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें उसमें से बाइसेक्टर वाली हैं, तो उनको हम लोग सीधे जो 2D वाली चीज़ें थी वही डायरेक्टली अब 3D पे यूज़ करेंगे। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, बस वो सब छोटी छोटी चीज़ें खाली लिखना है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने 2D में काम किया है तो वही काम 3D में होने वाला है। बस वहाँ पे एक वेरिएबल कम था और 3D में एक वेरिएबल ज़्यादा है, क्योंकि है तो फॉर्म वही वाला, लाइन जैसा ही फॉर्म आता है प्लेन का भी, तो बाकी सब कुछ सेम है। इनफैक्ट रिजल्ट्स भी वैसे ही सेम है, बस एक टर्म हर जगह बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट, छोटी छोटी खाली चीज़ें लिखने वाली हैं। और 1-2 चीज़ है और है जो उससे पहले प्लेन में कन्वर्ट करनी है हमें, कि जेई ने कई बार किया है, लाइन की इक्वेशन ना देकर हमें 2 प्लेन दिए हैं, 2 प्लेन बोलता है लाइन और उसके बगल में लिखा रहता है 2 प्लेन। और 2 प्लेन ऑब्वियसली अगर पैरेलल नहीं है, 2 प्लेन अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली उनका इंटरसेक्शन होगा एंड दे विल जनरेट अ लाइन, जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल है तो फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा, बट अगर पैरेलल नहीं है 2 प्लेन्स देन दे विल इंटरसेक्ट एंड फॉर्म अ लाइन। तो वही लाइन देता था, लाइन बोल के जेई के जब प्रीवियस ईयर्स तुम सॉल्व करोगे तो देखोगे कि क्वेश्चन में लाइन वर्ड बोल रहा है बट लाइन के बगल में लाइन की इक्वेशन नहीं दिख रही है, लाइन के बगल में 2 प्लेन दिख रहा है। तो वो इनडायरेक्टली हमें लाइन पहले क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो एक काम हम लोग करेंगे कि हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। हमें 2 प्लेन पता है, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स दिए हैं, तो वो दोनों प्लेन जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे या उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट होगी वो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये 1-2 बातें और हैं, और थोड़ी सी बात हम लोग की हल्की फुल्की स्फीयर से रिलेटेड होगी। और हम लोग सर्कल और लाइन की वर्किंग अगर जानते हैं, 11th में पढ़ी हुई सिंपल सी बात कि सेंटर से टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होती है, ठीक है। 2 पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस इज द डायमीटर। तो ये सारी बातें छोटी छोटी, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप कर लेंगे, और हम लोग का 3D विल बी फाइनली डन, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग फिर करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में।